ठीक है, लास्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन 2 किया था हमने, है ना, होमवर्क भी दिया था मैंने तुमको, कर ही लिया होगा, नहीं किया हो तो आज कर लेना, आज पीडीएफ भेज देंगे। इलस्ट्रेशन 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स ऑफ पोस्टिंग। अब कुछ पोस्टिंग एरर्स हो जाते हैं, जैसे क्रेडिट सेल ऑफ 172 किशन वाज पोस्टेड टू किशन अकाउंट। यहाँ पे क्या हुआ, किशन के अकाउंट में पोस्ट होना था, हो कहाँ गया, कृष्ण पे। अमाउंट कुछ नहीं बोला है, तो 170 था, किशन में डेबिट होना था, कृष्ण में भी 170 गया, और किशन में डेबिट होना था तो कृष्ण में भी डेबिट ही हुआ है। तो गलती कहां हुई है, किशन डेबिट होना था और कृष्ण डेबिट हो गया। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें यह था, ए क्रेडिट सेल ऑफ 170 टू किशन वाज रिकॉर्डेड ए सेल टू कृष्ण। वहां पे रिकॉर्डिंग में ही गलती हो गई थी, मतलब सेल बुक में ही आपने किशन की जगह कृष्ण लिख दिया। तो जब आपने सेल बुक में ही कृष्ण लिख दिया तो आगे पोस्टिंग भी किसमें हुई होगी, कृष्ण में ही। बट उसमें भी सेम यही रेक्टिफिकेशन एंट्री जो आप हम करने वाले वही हुई थी। वहां पे भी हमने फिर रेक्टिफिकेशन क्या किया था, किशन डेबिट टू कृष्ण कर दिया था, क्योंकि सेल अकाउंट तो प्रॉपरली क्रेडिट हो गया। हाँ, नाम गलत गया वो बात अलग है, बट सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अगर रिकॉर्डिंग में भी गलती हुई है, किशन की जगह कृष्ण लिख दिया, तो सेल अकाउंट तो क्रेडिट ही हुआ है, बस किशन की जगह कृष्ण अकाउंट डेबिट हो गया। पोस्टिंग करते टाइम अगर गलती की है तो भी यही हुआ। और यहाँ पे ना सिंगल एंट्री की बात हो रही है, तो यही मानना है कि किशन के अकाउंट में ही गलत हुआ है, मतलब कृष्ण डेबिट हो गया किशन की जगह। तो यहाँ पे भी रेक्टिफिकेशन एंट्री वही होगी, किशन टू कितना, ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। कृष्ण को क्रेडिट कर दिया और किशन को डेबिट कर दिया। ए कैश सेल ऑफ 172 मीनू वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। अब यहां पे क्या हुआ, मीनू को कैश सेल की थी, कैश सेल की थी, क्या की थी, और कहां क्रेडिट हो गया, मीना में। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कैश सेल की एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, अब ध्यान देना, इन्होंने इवन इफ रिकॉर्डेड करेक्टली है, पोस्टिंग में गलती की है ना। पोस्टिंग में इन्होंने क्या किया, किसको क्रेडिट कर दिया, मीना को। किसको क्रेडिट कर दिया, मतलब कि गलत क्या हुआ, मीना अकाउंट क्रेडिटेड इन प्लेस ऑफ, क्या क्रेडिट होना था, मतलब कि आपने रिकॉर्डिंग में गलती की है, कैश बुक में कैश अकाउंट में चला गया है, क्रेडिट होना था पोस्टिंग करते टाइम सेल अकाउंट में, हो कहां गया, मीना अकाउंट में। गलती क्या हुई है कि मीना का अकाउंट क्रेडिट हो गया सेल अकाउंट की जगह। तो रेक्टिफाई कैसे करोगे आप, मीनास अकाउंट डेबिट टू, आ रहा है समझ में, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बोला कि सेल अकाउंट में क्या हुआ, बट क्योंकि सेल अकाउंट क्रेडिट होना था उसकी जगह कहां पोस्ट हो गया, क्लियर बोला है, मीना के अकाउंट में पोस्ट हो गया। तो मतलब कि सेल अकाउंट क्रेडिट होना था और मीना अकाउंट क्रेडिट हो गया। मीनू का तो कोई लेना देना ही नहीं अब, क्योंकि मीना में तो डेबिट होना ही नहीं था ना, उधार माल थोड़ी बेचा हमने, कैश में डेबिट होना था वो तो हो गया। क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए गलती नहीं बोली इन्होंने, पोस्टिंग में गलती बोली, और पोस्टिंग में भी कौन सी साइड पोस्टिंग गलत की, क्रेडिट साइड। देखो डेबिट साइड तो वैसे भी कहीं पोस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग कैश बुक में हुई होगी। अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो क्रेडिट अकाउंट में पोस्ट होना था कहां पे, सेल्स अकाउंट में, हो कहां गया, मीना अकाउंट में। तो आपने यहां पे ये देखा कि क्रेडिट टू मीना हो गया, मतलब कि सेल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ होगा। ऐसे ही क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम 170 वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब ध्यान देना, ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम, बाबूराम को ओल्ड फर्नीचर हमने बेचा,
क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर की एंट्री कहां होती है? जर्नल प्रॉपर में। कहां होती है? जर्नल प्रॉपर में होती है ना? जर्नल प्रॉपर में करेक्ट एंट्री हुई होगी। क्या एंट्री हुई होगी? बाबूराम टू फर्नीचर। बाबूराम टू फर्नीचर। पोस्टिंग कैसे होनी थी? बाबूराम डेबिट होना था और फर्नीचर क्रेडिट होना था, बट हमने क्या किया? वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, मतलब कि जिसे हमको क्रेडिट करना था उसे क्रेडिट नहीं किया होगा, तो रॉन्ग क्या हो गया? इन प्लेस ऑफ फर्नीचर अकाउंट सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, मतलब कि क्रेडिट क्या करना था? फर्नीचर। क्रेडिट क्या कर दिया? सेल्स। तो अब क्या करेंगे? और पोस्टिंग में वापस जाके करेक्शन भी करना है, सेल्स टू फर्नीचर। ठीक है। नेक्स्ट, ए चेक ऑफ 128 रिसीव्ड फ्रॉम फारिद was dishonored and has been posted to the debit of sale return। सबसे पहले तो करेक्ट एंट्री सोचो इसकी। 128 का एक चेक था जो फारिद का था, वो डिसऑनर हो गया, तो आप किससे पैसे मांगोगे भैया? करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? फारिद अकाउंट टू बैंक, चेक था, ठीक है, 128 ये होना था। अब हो क्या गया? हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल रिटर्न। यहां पे डेबिट किसे करना था? और डेबिट किसे कर दिया? सेल्स रिटर्न को। हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। तो इन प्लेस ऑफ, हमें यही अज्यूम करूंगा कि इन प्लेस ऑफ फारिद अकाउंट, मतलब अगर कोई अकाउंट गलत डेबिट हुआ है, इसका मतलब जो डेबिट होना था वो भी डेबिट नहीं हुआ है, यही अज्यूम करना। जब लैंग्वेज ऐसी लिखी हो कि भैया कोई अकाउंट गलत डेबिट हो गया, अब ये नहीं बोला कि उसमें क्या वो जो सही अकाउंट था वो डेबिट हुआ कि नहीं हुआ, तो आप अज्यूम करोगे कि वो भी डेबिट नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर आप ये अजम्पशन ले लो कि फारिद भी डेबिट हो गया और सेल रिटर्न भी डेबिट हो गया, तो फिर सेल रिटर्न को सस्पेंस से रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो वन साइडेड एरर हो गया। तो इन प्लेस ऑफ फारिद अकाउंट सेल्स रिटर्न इज डेबिटेड। सिंपली यार अगर मैं ऐसे बोलूं तो एक तरह से मैंने रिकॉर्डिंग में ही तो सही कर दिया, बट पोस्टिंग में मैंने क्या एंट्री कर दी? सेल रिटर्न टू बैंक। पोस्टिंग करते टाइम क्या एंट्री कर दी? सेल रिटर्न टू बैंक। बट रिकॉर्डिंग तो सही की थी, बट रिकॉर्डिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग काम ही नहीं आती है डिसीजन मेकिंग में, डेटा एनालिसिस में। डेटा जब लेते हैं तो सब दूर लेजर काम आते हैं, ना कि जर्नल काम आते हैं। अगर लेजर गलत तो सब गलत। तो हम वापस से जर्नल एंट्री रेक्टिफाई के लिए डालेंगे, रेक्टिफाई एंट्री करके उसे वापस पोस्ट भी करना है। तो अच्छा, रेक्टिफिकेशन करने के बाद जब पोस्टिंग करो तो वहां पे नोट तो भी लिखना है, क्योंकि ये हम मान लो बाद की डेट में रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो यूजर को ध्यान रहना चाहिए कि ये फारिद के अकाउंट के डेबिट में आज जो एंट्री हुई है ये उस दिन के वाउचर की एंट्री है जो हमने गलत कर दी थी, और सेल रिटर्न में वापस क्रेडिट करेंगे तो भी यही लिखेंगे वहां पे कि ये फारिद का अकाउंट हमने इसलिए लिखा कि फारिद की एंट्री गलत डल गई थी इस दिन लेजर में। नहीं तो यूजर ढूंढता रहेगा वाउचर का है, ऑडिटर देखता रहेगा वाउचर का है। तो हमेशा कोई भी गलती सुधारना है, चाहे वो टू साइडेड एरर है, पोस्टिंग करते टाइम एक्सप्लेनेटरी नोट डालना है।
लेजर पोस्टिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा रेक्टिफिकेशन में, रेक्टिफिकेशन में जर्नल एंट्री का ही क्वेश्चन आएगा। आ रहा है समझ में? तो रेक्टिफाई कर देते हैं, क्या करूंगा, फारिज अकाउंट डेबिट टू पॉइंट नंबर ई, एन अमाउंट ऑफ 572 ड्यू फ्रॉम ललिता प्रसाद, रिटर्न ऑफ एज बेड इन ए प्रीवियस ईयर, मतलब हम पहले ही इसे बेड डेट मान चुके हैं। ललिता प्रसाद इज नॉट इन अवर बुक्स नाउ, क्योंकि बेड डेट जब एंट्री करते हैं तो एंट्री करते हैं बेड डेट डेबिट टू डेटर, मतलब हम बेड डेट को डेबिट कर देते हैं और डेटर को क्रेडिट कर देते हैं, और डेटर को उसको जीरो कर देता है, जितना बेड डेट हो गया उतना अमाउंट से कम कर देते हैं यहाँ पर। तो ललिता प्रसाद से 572 आने थे, जो पिछले साल नहीं आए तो हमने बेड मान लिया था, मतलब बेड डेट बुक्स में ललिता प्रसाद जीरो हो गया। अच्छा, जब बाद में अगर कोई ऐसे आके वापस पैसे दे जाए, तो जैसे ललिता प्रसाद को एंट्री कर दी मैंने पहले बेड डेट डेबिट टू ललिता प्रसाद, मतलब उससे पैसे नहीं लेना है। ललिता प्रसाद हमारी बुक्स में कितना हो गया, जीरो। अब बाद में वो पैसे दे रहा है तो क्या मैं ऐसी एंट्री करूंगा कैश टू ललिता प्रसाद, मैं वापस इनकम बुक करूंगा क्योंकि मैंने पहले खर्चा मान लिया था। तो अब मैं एंट्री करूंगा कैश टू बेड डेट रिकवर। करेक्ट एंट्री क्या होगी, कैश टू बेड डेट। पर इन्होंने क्या किया, क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ ललिता प्रसाद। तो ये आप पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्डिंग तो सही हुई, रिकॉर्डिंग क्या होगी होगी, कैश डेबिट टू, तो जब रिकॉर्डिंग सही हुई तो कैश अकाउंट में तो सही चला गया। क्या कैश में कोई गलती की क्या आपने, क्योंकि कैश बुक में एंट्री हुई होगी, अल्टीमेटली कैश अकाउंट में भी एंट्री हो गई। आ रहा है क्या समझ में, 572 रुपीज। ठीक है, तो कैश टू बेड डेट रिकवर्ड एंट्री हो गई। बट अब क्या हुआ कि पोस्टिंग करते टाइम इन्होंने ललिता प्रसाद के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो गलती क्या हुई बताओ, किसकी जगह पे, तो यहाँ पे अब यहाँ पे अज्यूम करना है कि बेड डेट रिकॉर्ड में भी क्रेडिट, समझ में आ रहा है। अच्छा, पोस्टिंग की ये बोलते हैं डेबिट हो गया गलत किसी में, तो हम यहाँ पे ये अज्यूम मत कर लेना कि कैश में नहीं हुआ, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही हो गई ना। जब कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया तो कैश अकाउंट में तो डेबिट हो ही गया, कैश अकाउंट में तो डेबिट हो ही गया। तो यहां पे अगर ये क्वेश्चन बोल दे कि क्रेडिटेड की जगह डेबिटेड टू ललिता प्रसाद, तो भी यही अज्यूम करना है कि बेड डेट रिकवर्ड में भी क्रेडिट नहीं हुआ है। हाँ, स्पेसिफिकली वो बोलेगा, क्योंकि समझो एक चीज समझना, कैश बुक में से पोस्टिंग एक ही जगह होती है, एक ही अकाउंट में होती है, चाहे वो बेड डेट रिकॉर्ड में हो चाहे वो ललिता प्रसाद में हो। तो एक एंट्री को कोई दो बार पोस्ट करेगा, ये सही भी कर दिया गलत भी कर दिया, या तो आगे वो ये भी लिखेगा। फिर यहाँ पे जैसे ये बोला कि क्रेडिटेड टू ललिता प्रसाद एंड ऑल्सो क्रेडिटेड टू बेड डेट रिकवर्ड, तो मैं अज्यूम करूंगा बेड डेट रिकॉर्ड में भी चला गया और ललिता प्रसाद में भी गलत चला गया, तो ये हो गया। बट यहाँ पे क्लियरली ये बोल रहा है क्रेडिटेड टू ललिता प्रसाद, तो मैंने अज्यूम किया कि बेड डेट रिकॉर्ड पोस्टिंग एक ही बार हुई होगी, मतलब बेड डेट रिकॉर्ड में जो भी होना होता, चाहे वो क्रेडिट होता डेबिट होता, सही करेक्ट वाला, बट वो दोनों ही नहीं हुआ है। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि ललिता प्रसाद डेबिटेड हो गया, तो भी यही अज्यूम करना है कि बेड डेट रिकवर्ड में तो भी नहीं गया है। तो करेक्शन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट हम यूज करेंगे। हमने बात की थी कि अगर वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, अगर ट्रायल बैलेंस के पहले का करेक्शन है तो सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता है डायरेक्ट। तो यहां पे क्या हुआ, क्लियरली बोल दिया क्रेडिटेड टू ललिता प्रसाद, तो हम ये अज्यूम करेंगे बेड डेट रिकॉर्ड में तो कोई भी एंट्री नहीं है। तो रॉन्ग क्या हुआ कि इन प्लेस ऑफ बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिटेड टू ललिता प्रसाद अकाउंट। तो अब क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन, ललिता प्रसाद डेबिट
टू नेक्स्ट क्या है, एक डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल। डिस्काउंटेड मतलब हमने बैंक से उसको डिस्काउंट करा लिया था। रिटर्न बाय द फर्म्स बैंक हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट एंड डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। A check was received later from the customer for 1600 duly paid। अब क्या हुआ, सबसे पहले तो बिल रिसीवेबल डिस्काउंटिंग क्या होती है ये आपको मैं एक बार ब्रीफ दे देता हूं। भैया मैं मिस्टर ए हूं और ये मिस्टर बी है, मैंने इनको गुड्स सेल किए, इन्होंने मुझे एक बिल एक्सेप्ट करके दे दिया। बिल मतलब एक तरह का एक एग्रीमेंट जिसपे एक स्पेसिफिक डेट पे पेमेंट देने की बात की गई हो, जो बी ने ए को दे दिया, है ना। ए गया बैंक के पास, ये जो बिल है ये बिल लेके और इसके ऊपर क्या ले लिया, लोन ले लिया। क्या ले लिया, लोन, है ना। बैंक ने इसे पैसे दे दिए, ड्यू डेट पे ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। ड्यू डेट पे बैंक जाता है बी के पास, पेमेंट लेने, है ना। बी ने मना कर दिया, है ना, तो इसने पैसा यहां पे पैसा देने से इसको मना कर दिया। यहां पे जो पैसा लेना था हमें वो पैसा बैंक के पास नहीं आया, है ना। तो ये हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन हो गया, सिक्स्थ ये हो गया। अब यहां पे बैंक किससे पैसे लेगा, बैंक ने तो पैसे दे रखे ना। भैया मान लो आप तो बैंक हो, मैंने ईशान को लोन दिया 10,000 का तेरी गारंटी पे, है ना। ईशान ने पैसे नहीं चुकाए तो कौन चुकाएगा। अब ऐसे ही ईशान ने मेरे से पैसा लिया लेकिन तेरा बिल दे दिया और ड्यू डेट पे बोला कि यार वो ऋषभ आके पे कर देगा, और ऋषभ नहीं करेगा तो फिर सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी बन गई, बैंक ने तो तेरे को लोन दिया ना, तेरे को देख के दिया लोन। बोले भैया ईशान जो है मैं इसको लोन दे रहा हूं, हाँ पे ऋषभ करेगा, बट अगर ऋषभ नहीं करेगा तो अब भैया यहाँ पे यही हुआ, बिल हमने डिस्काउंट करा रखा था बैंक से और वो हो गया डिसऑनर। बैंक ने वो चार्जेस मेरे खाते से काट दिया। अच्छा वापिस ईशान किससे लेगा, ईशान से बैंक ने ले लिया क्योंकि मेन सेकेंडरी बोरोवर तो ईशान था, ऋषभ ने नहीं दिया तो ईशान ने दे दिया। अब ईशान वापस ऋषभ से मांगेगा, तो एक तरह से आपसे बैंक मांग रहा है और आप किससे मांगोगे। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी है, करेक्ट एंट्री होनी थी, यहां पे नाम लिखा हुआ है क्या, करेक्ट एंट्री होनी थी डेटर जो भी है जिससे हमें पैसे लेने हैं और बैंक ने हमसे ले लिए, यही एंट्री होनी थी। 1600 रुपीज डेटर डेबिट टू बैंक, हमें डेटर से लेना और बैंक हमसे लेगा, डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री। अब हुआ क्या, आगे ये क्या बोल रहा है, अब आगे देखो पहले तो हो क्या रहा है, डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल 1600 रिटर्न बाय फर्म्स बैंक, ठीक है, हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, हमारी एंट्री के हिसाब से भी बैंक होना था और हो गया। डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अब डेबिट कहां होना था, डेटर होना था, और डेबिट कहां हो गया, तो रॉन्ग क्या हुआ। एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं इन प्लेस ऑफ डेटर बिल रिसीवेबल
इज डेबिटेड। तो करेक्शन क्या करोगे आप? डेटा डेबिट टू बी आर, मतलब एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ एंट्री होनी थी डेटा टू बैंक और एंट्री हो गई, वैसे तो हुई डेटा टू बैंक की है, कैश बुक में तो सही रिकॉर्ड हुआ, पोस्टिंग करते टाइम गलत है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि बिल रिसीवेबल टू बैंक हो गया। एंट्री होनी थी डेटा टू बैंक, लेकिन हो क्या गया? बिल रिसीवेबल टू बैंक। तो अब क्या करूंगा मैं? डेटर डेबिट टू बिल रिसीवेबल, A check was received later from the customer for 1600 and duly paid। अच्छा, इसमें कहीं ये नहीं बोला कुछ गलती हुई है, बस ये बोला बाद में कस्टमर ने 1600 रुपए का चेक दे दिया और वो पैसा आ भी गया है, बट इसमें कहीं भी आपको रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत, क्योंकि ये हम अज्यूम ऐसे नहीं कर सकते कि गलती हो गई। चेक आया, ड्यूली पेड हो गया, तो एंट्री भी हो गई होगी। ठीक है, आगे। ए 4000 पेड फॉर टेलीफोन बिल of the telephone at proprietor's residence was debited to postage account। करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? ड्रॉइंग टू कैश। कहां डेबिट हो गया? पोस्टेज में। कहां डेबिट हो गया? तो अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या एंट्री करेंगे? रेक्टिफिकेशन, ड्रॉइंग टू पोस्टेज। तो एंट्री क्या होगी? रेक्टिफायर डायरेक्ट कर दूं, ड्रॉइंग टू पोस्टेज, 4000 रुपीज। नेक्स्ट, an amount of 1500 withdrawn by bank from bank by proprietor for his personal use has been charged to trade expense। यहां पे भी वही हुआ, एंट्री क्या होनी थी? ड्रॉइंग डेबिट टू कैश बैंक, एंट्री होगी ट्रेड एक्सपेंस टू बैंक। तो अब क्या करूंगा? ड्रॉइंग टू ट्रेड एक्सपेंस। कितना अमाउंट? नेक्स्ट, an amount of 3000 withdrawn from bank by proprietor for office use has been debited to drawing account। यहां पे एंट्री क्या होनी थी? ऑफिस यूज के लिए बैंक से विड्रॉ किया, तो ऑफिस एक्सपेंस नहीं किया, यूज के लिए नहीं निकाला, मतलब ये नहीं खर्चा कर दिया। कैश टू बैंक, एंट्री क्या होनी थी? और क्या कर दिया? ड्रॉइंग टू बैंक। तो अब क्या करूंगा? कैश टू ड्रॉइंग। क्या करूंगा? कैश टू ड्रॉइंग। कैश डेबिट टू, कितना अमाउंट था? 3000। ये डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ही कर रहा हूं, अब मैं करेक्ट रॉन्ग ऐसा नहीं लिख रहा हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 1600 पेड ए सैलरी टू हरी एन एम्प्लॉय डेबिटेड टू हीरा। हरी एक एम्प्लॉय है, उसको सैलरी दी 1600, डेबिट कहां कर दिया हमने? हीरा में। कहां डेबिट कर दिया? हीरा में। भैया सैलरी टू हरी की एक्चुअल एंट्री क्या होती है? सैलरी पेड टू हरी की एक्चुअल एंट्री, सैलरी टू कैश। कितना अमाउंट? 1600। कितना अमाउंट? और रॉन्गली वो कहां चला गया? हीरा के डेबिट में। तो हीरा डेबिटेड
इन प्लेस ऑफ, यही हुआ। तो रेक्टिफाई कैसे करूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू हीरास, A credit sale of old furniture to Rohan 170 posted as 710। अब सबसे पहले तो क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कहाँ एंट्री रिकॉर्ड कहाँ होती है? परचेस बुक में, सेल बुक में हो नहीं सकती, कैश बुक में होगी नहीं क्योंकि कैश में सेल हुआ नहीं है। तो रिकॉर्ड कहाँ हुई होगी? जनरल प्रॉपर। तो जनरल प्रॉपर में क्या एंट्री हुई होगी? रोहन टू फर्नीचर 170 की जगह 170 रिकॉर्ड तो वही हुआ। तो करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? बट एक्चुअल में जब पोस्ट किया ना, तब पोस्टिंग, अच्छा पोस्टिंग दोनों साइड होगी। जैसे कैश बुक, अगर कैश सेल ऑफ फर्नीचर होता तो ओनली कहां पोस्टिंग होती? फर्नीचर में। लेकिन क्रेडिट सेल है इसलिए रोहन में भी होगी, फर्नीचर में भी होगी, क्योंकि एंट्री जर्नल प्रॉपर की है और जर्नल प्रॉपर तो दोनों जगह पोस्ट होता है। अच्छा ये सेल बुक में रिकॉर्ड हो जाता तो भी, सेल बुक में मान लो एंट्री हो जाती रोहन, तो एंट्री ओनली रोहन में जाती ना कि सेल बुक में जाती। अच्छा लेकिन हाँ, सेल बुक में ही गलत हो गया मतलब पूरी एंट्री ही गलत हो गई वो तो। अच्छा अभी तो हम इस पे आ जाते हैं। दोनों अकाउंट में गलत पोस्ट हुआ और पोस्ट कितना हुआ? 710। तो मैं यही मानूंगा जब पोस्टिंग ही दोनों साइड गलत हो गई तो रिकॉर्डिंग ही गलत हो गई। तो एक तरह से रॉन्गली क्या हो गया, मैं अगर एंट्री में लिख दूं इसको, वैसे रिकॉर्डिंग सही हुई है बट फिर भी मैं इसको रॉन्ग, रॉन्ग क्या हुआ? एंट्री हो गई रोहन, पोस्टिंग गलत हुई ना दोनों साइड। तो मैं यही मानूंगा कि एक तरह से रिकॉर्डिंग ही गलत हो गई। रेक्टिफाई कैसे करूं? देखो रोहन 170 से डेबिट होना था, 710 से हो गया। फर्नीचर क्रेडिट होना था 170 से, हो गया 710 से। तो एंट्री कर दो उल्टी और डिफरेंस अमाउंट से एंट्री कर दो। कितना आ रहा है समझ में? कोई डाउट है इसमें? क्या हो रहा है इसमें? एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए 3000 पेड एज वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए सेल वेजेस पे की थी, डेबिट कहां हो गई? सैलरी में। करेक्ट क्या होना था? ऑफिस कोई भी खर्चा अगर फिक्स्ड असेट को रेडी टू यूज करने तक के लिए किया गया है तो उसी कॉस्ट में ऐड होगा। तो ये डेबिट होना था बिल्डिंग में, डेबिट हो गया सैलरीज में। तो अब आप क्या करोगे? बिल्डिंग डेबिट टू सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट 4000 स्पेंट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में हमने एक मटेरियल खरीदा था और डेबिट कहां कर दिया? परचेज में, बिल्डिंग टू परचेज। 10,000 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर। अब ध्यान देना, एक ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग पे आपने पेंट किया बस। आपकी बिल्डिंग है, जैसे अपनी कोचिंग की बिल्डिंग थी, इस साल अपन ने मान लो पेंट कराया, 25,000 का खर्चा हुआ। तो क्या मैं बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करूंगा? इट इज ए रिपेयर, इट इज ए रिपेयर। गाड़ी है, गाड़ी में मैंने सर्विस कराई, हर 10,000 किलोमीटर पे करानी पड़ती है। तो क्या वो जो सर्विस है वो कार की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, या वो जो सर्विस का खर्चा है वो मेरे लिए रिपेयर का खर्चा है? मतलब प्योर P&L में ले जाऊंगा कि कॉस्ट में ऐड करूंगा? खर्चा मानूंगा, प्रॉफिट निकालते टाइम खर्चा मानूंगा। अच्छा लेकिन मैंने कार का इंजन ही चेंज कर दिया, पहले पेट्रोल इंजन था, अब मैंने इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया, इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी। अब क्या करूं? क्या वो रिपेयर है? चलेगी तो वैसी ना, पहले भी चल रही थी 4 टायरों पे, अब भी चलेगी 4। वैल्यू पे कैसे असर आएगा? नहीं, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा क्या? रनिंग कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा क्या? रनिंग कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा क्या? आएगा, क्या आएगा?
कॉस्ट ऑफ रनिंग कम हो जाएगी, है ना, पहले पेट्रोल पे चल रही थी अब इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी, तो कॉस्ट ऑफ रनिंग कम हो जाएगी। तो क्या ऐसे ही हम बिजनेस की बात करते हैं कि मैंने एक मशीन थी उसमें नॉर्मल रिपेयर किया तो वो खर्चा तो रिपेयर ही कहलाएगा, लेकिन एक मशीन है जो पहले 100 यूनिट बनाती थी, रिपेयर ऐसा किया कि अब 200 यूनिट बना रही है उतने ही टाइम में जितने में 100 बनाती थी, तो ये एक्सपेंशन है। जब कोई खर्चा ऐसा हो जिससे किसी असेट की रेगुलर खर्चा है, देखो एक तो असेट नया खरीदा तो वो तो असेट है, लेकिन पुराना ही असेट पे अगर ऐसा खर्चा किया जिससे उसकी लाइफ बढ़ रही है, लाइफ बढ़ रही है या फिर आपकी कॉस्ट कटिंग हो रही है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है, बोल सकता हूं एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है, तो फिर वो खर्चा नहीं मानेंगे, उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे, फिर उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन करेंगे। तो ऐसे ही मैंने बिल्डिंग के एक्सटेंशन पे खर्चा किया, एक्सटेंशन क्या बोला, बट डेबिट कहां हो गया, बिल्डिंग रिपेयर में। क्या करना था, बिल्डिंग डेबिट करनी थी और कहां डेबिट कर दिया, बिल्डिंग रिपेयर में, तो अब क्या करूंगा, बिल्डिंग डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर। ऐसे ही 5000 स्पेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, वो चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट, व्हाइट वॉशिंग मतलब वही पुताई कराई, तो रिपेयर डेबिट करना था, डेबिट कहां कर दिया, उल्टा हो गया, तो अब क्या करूंगा, रिपेयर टू बिल्डिंग। 200 paid as installation charges for newly purchased second hand machine posted to कार्टेज अकाउंट। ध्यान देना, सेकंड हैंड मशीन हमने खरीदी है सेकंड हैंड, बट हमारे लिए तो फिक्स्ड असेट है ना, तो हम उस नहीं है पुरानी, उससे कोई फिक्स्ड असेट है कि नहीं, क्या ये खर्चा क्वालिफाई करता है फिक्स्ड असेट में, यस। क्वालिफाई करने के लिए क्या होगा, भैया इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, इसकी ओनरशिप हमारी हो गई है, यस, सेकेंड हैंड मशीन से अब हमारी ओनरशिप हो गई, उसकी ओनरशिप खत्म हो गई और इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, क्या हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज आएगी, यस, तो ये फिक्स्ड असेट है। तो मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे भी अगर खर्चा किया, भले वो सेकेंड हैंड खरीदी नहीं खरीदी, वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगी, डेबिट होनी थी मशीनरी में, डेबिट हो गई कार्टेज में, अब क्या करूंगा, मशीनरी टू कार्टेज। वैसे ही 2000 पेड ऑन रिपेयरिंग चार्जेस ऑन रिकंडीशनिंग ऑफ न्यूली परचेज सेकंड हैंड मशीन, हमने नई मशीन खरीदी सेकंड हैंड में खरीदी और उसके ऊपर रिकंडीशनिंग का खर्चा किया और वो हमने डेबिट कर दिया कहां पे, जनरल एक्सपेंस में। कहां डेबिट कर दिया, हमने जनरल एक्सपेंस को डेबिट कर दिया मशीन की जगह, तो मशीन टू जनरल एक्सपेंस। ऐसे ही 1000 पेड एज रेकरिंग चार्जेस ऑफ एक्सिस्टिंग मशीन इन यूज चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। रेकरिंग चार्जेस है मतलब हर साल एक सर्विस चार्ज लगता है हमें, हर साल हम किसी को बुलाते होंगे सही करने की, ग्रीसिंग ऑयलिंग करने के लिए मशीन को बुलाना ही पड़ता है, उसका रेकरिंग खर्चा है। कहां डेबिट होना था, रिपेयर, रेकरिंग खर्चे हमेशा रिपेयर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, डेबिट कर दिया मशीन, तो रिपेयर टू मशीनरी। 2000 पेड बाय चेक फॉर ए टाइपराइटर चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस, एक टाइपराइटर खरीदा, फिक्स असेट है, डेबिट कहां कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस में, तो टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस। समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर है आपको, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अफेक्टिंग द, अभी तक हमने जितने भी एरर की बात की थी वो सब वो थे टू साइडेड, जिनका ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं आ रहा था, है ना। अब हम बात करेंगे ऐसे एरर्स का जिनका ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट आता है, या फिर मैं बोलूं वन साइडेड एरर्स। ठीक है, वन साइडेड एरर में क्या क्या आता है, जैसे एरर ड्यू टू पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ कास्टिंग, किसी एक अकाउंट में हमने टोटलिंग गलत कर दी, टोटलिंग गलत कर दी तो बैलेंसिंग भी गलत ही होगी, कैरी फॉरवर्ड गलत कर दिया, एरर इन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, पोस्टिंग में गलत कर दिया, लाइक अगर आपने जैसे राम को डेबिट करना था शाम को कर दिया तो वो तो सही है, बट पोस्टिंग में गलती कैसे की, राम को डेबिट करना था 1000 कर दिया 100, तो फिर वो वन साइडेड ही हो गया, 900 रुपए से कम डेबिट हुआ। फिर ओमिशन ऑफ पोस्टिंग द टोटल ऑफ सब्सिडियरी बुक, सेल अकाउंट का टोटल आ रहा था 1 लाख, पोस्ट कर दिया 10,000, कहां पे, सेल अकाउंट, सेल बुक का टोटल आ रहा था 1 लाख, सेल बुक का टोटल कहां पोस्ट होता है, सेल अकाउंट के क्रेडिट में, कर दिया 10,000, हो गया वन साइडेड, 90,000 से क्रेडिट कम हो गया। ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम कोई अकाउंट ही नहीं लिखा, तो जब भी ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा आदमी सबसे पहले यही चेक करता है कि सारे अकाउंट आए कि नहीं आए, तो ये तो वहीं रेक्टिफाई हो जाएगा, इसकी कोई एंट्री पास करने की जरूरत है क्या, नहीं। एंटरिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इन रॉन्ग अमाउंट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस,
राम को ट्रायल बैलेंस में डेबिट लिखना था, कर दिया। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस का टोटली गलत किया, तो सबसे पहले टोटली करना है ना। तो ये सब वन साइडेड एरर्स है। अच्छा कब, लेकिन बहुत बार क्या होता है टोटलिंग करने के बाद भी टोटलिंग गलत कर दी और उसके बाद सस्पेंस में डाल दिया बैलेंस, ऐसा भी हो सकता है क्या? हो सकता है, बट जनरली क्या होगा फिर जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, तब बैलेंस शीट भी मैच नहीं होगी। अगर आपने सस्पेंस में ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस डाल दिया है तो बैलेंस शीट भी मैच हो जानी चाहिए ना, वही मैच नहीं होगी तो वापस पीछे आना पड़ेगा। तो ऐसी गलती कोई करेगा नहीं वैसे, बहुत रेयरली, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आगे जाके आप देखना बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगी, क्योंकि भले आपने ट्रायल बैलेंस को सस्पेंस से मैच कर दिया हो, बट अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस तो पहले ही मैच था, आपने सस्पेंस को और बढ़ा दिया, तो बैलेंस शीट कहीं ना कहीं गलत बताएगी, या तो असेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी बढ़ेगी, है ना। इनको रेक्टिफाई कैसे करें? टू साइडेड एरर में तो हम जर्नल एंट्री कर रहे थे अभी तक, टू साइडेड एरर में सारी जर्नल एंट्री से रेक्टिफिकेशन हुआ। वन साइडेड एरर में अब आपको स्टेजेस देखनी है कि एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर तो नहीं कर दिया, मतलब ट्रायल बैलेंस के पहले अगर रेक्टिफिकेशन हो गया, या फिर मैं बोलूं बिफोर ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बनने से पहले ही अगर एरर डिटेक्ट हो जाए, तो जिस भी अकाउंट में आपकी गलती हुई है, जैसे राम को डेबिट करना था 10,000 कर दिया 1,000, राम को डेबिट करना था 10,000 कर दिया, मतलब राम को डेबिट 9,000 से कम किया, तो डायरेक्ट कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, आप उस रेस्पेक्टिव अकाउंट में, मतलब राम के अकाउंट में डेबिट में जाके एक एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू वहां पे लिख दो कि ये इस दिन की गलती है जो हमने अभी सुधारी है, और अमाउंट कॉलम में डेबिट कर दो 9,000, तो राम जो 9,000 से कम डेबिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा, कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वन साइडेड है। टू साइडेड में भी मैंने बोला है पोस्ट एंट्री करने के बाद भी एक्सप्लेनेटरी नोट तो डालना है, क्यों डालना है रीजन आपको पता है, बाद में जब यूजर जो भी होगा, या आप खुद बनाने वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मान लो मैं 1 साल बाद कोई लेजर खोल रहा हूं और मैंने कोई एंट्री सही की थी जिसमें मैंने कोई नोट नहीं डाला, तो मैं खुद ही मेरे को कोई याद थोड़ी रखा, हजारों एंट्री डालती है अकाउंट्स में, तो अकाउंटेंट खुद के यूज के लिए भी तो एक्सप्लेन करेगा वहां पे कि ये एंट्री इसलिए की है मैंने, कभी देखो तो ध्यान रखना, मैं भी खुद देखूंगा तो मेरे को ध्यान आ जाएगा ना पढ़ते ही कि अच्छा ये मिस्टेक हुई थी, इसको मैंने रेक्टिफाई किया। तो हमेशा चाहे वो वन साइडेड हो टू साइडेड हो, अगर अकाउंट में पोस्टिंग हो रही है कहीं तो वो एक्सप्लेन जरूर करना है वहां लेजर में डायरेक्ट, अकाउंट के अंदर ही एक्सप्लेन, मतलब कि टू शॉर्ट डेबिटेड ऑन दिस डेट, अमाउंट wrongly debited as 1,000 in place of 10,000, नो रेक्टिफाइड, लिख देना है ना पूरा प्रॉपर कि भैया हमने 10,000 की जगह 1,000 डेबिट कर दिया था जो आप हमने सही कर दिया, और इस दिन की एंट्री थी ओरिजिनल डेटेड 20, तो दिख जाएगी कि 1,000 हम वहां पे कर रहे थे 9,000 यहाँ कर दी, मतलब रेक्टिफाई हो गया, आ रहा है समझ। तो अगर सस्पेंस अकाउंट में आपने बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया है ट्रायल बैलेंस में, तो पहले आप डायरेक्ट उसी अकाउंट में जाकर रेक्टिफिकेशन नोट या एक्सप्लेनेटरी नोट, इसको मैं रेक्टिफिकेशन नोट भी बोल सकता हूं, या एक्सप्लेनेटरी नोट से इसको सही कर दूंगा। लेकिन अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया और डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है, बट हाँ अभी नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, मैं करंट ईयर में ही हूं, अभी मैंने बैलेंस शीट भी हैंडल नहीं बनाया, ट्रायल बैलेंस बन गया था, सस्पेंस अकाउंट में मैंने डिफरेंस को डाल दिया वन साइडेड एरर को, और मैं फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाया अभी मैंने, तो अब क्या करूं? तो उस एंट्री को जर्नल एंट्री से ही रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मान लो राम को डेबिट 9,000 कम किया, तो वो जो 9,000 राम को कम डेबिट किया ना वो सस्पेंस के डेबिट में चला गया, हमने एक अकाउंट खोल दिया, तो अब आपको लेजर में सस्पेंस को जीरो करना है, तो अब आप क्या एंट्री करोगे, राम टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस हो जाएगा, क्रेडिट जीरो हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक बैलेंस जीरो हो जाएगा और राम में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस आपने कहां डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट में। कहां डाल दिया बेटा, इज दैट क्लियर? तो दो स्टेजेस, या तो सस्पेंस अकाउंट बनाने से पहले है तो एक्सप्लेनेटरी नोट, और सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद है तो सस्पेंस अकाउंट से जर्नल एंट्री कर देंगे। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर में, अभी हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी आएंगे कि वन साइडेड एरर था, पिछले साल में सही नहीं हुआ तो हमने सस्पेंस में डाल दिया और आगे बढ़ गए,
अब पता कब चल रहा है एरर, अगले साल में। अब इलस्ट्रेशन 5, एन अकाउंटेंट ऑफ ए ट्रेडिंग कंसर्न डीलिंग इन क्लोथ प्रोवाइड्स यू द डिटेल्स ऑफ वेरियस एरर डिस्कवर्ड एज फॉलोज। द परचेज बुक वाज अंडरकास्ट बाय 71, ये वन साइडेड एरर है। परचेज बुक अंडरकास्ट हुई मतलब परचेज अकाउंट डेबिट कम हुआ। तो अब अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट में जाओगे, और परचेज अकाउंट के डेबिट में डेबिट में अंडरकास्ट हुआ ना, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट कम हुआ। तो जो भी डेट है, जिस दिन आप एंट्री कर रहे हो उस दिन की डेट टू रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, डेटेड, उससे समझ में आ ही रहा है ना, डेटेड दिस डैश, इस दिन हमने गलती कर दी थी उसको हमने सुधार दिया। डेबिट ऑफ डब्ल्यू ए डेटर, अगर हाँ, लेकिन अगर ये सस्पेंस होता थ्रू सस्पेंस अकाउंट, अगर ये सस्पेंस होता टू सस्पेंस हम कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले सर कहाँ है हम, सस्पेंस यूज करें या ना करें, तो सस्पेंस ही यूज करें, क्योंकि एग्जाम में जर्नल एंट्री करने की बोला। तो आप अज्यूम कर लेना कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस वन साइडेड वाले ट्रांसफर हो गए और सारे रेक्टिफिकेशन हम किसके थ्रू पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू पास करेंगे। नेक्स्ट, टोटल ऑफ सेल बुक कैरीड फॉरवर्ड 13,000 लेस ऑन पेज नंबर 5 एंड 14,000 मोर ऑन पेज नंबर 7। सेल बुक में एक पेज पे, पेज नंबर 5 पे 13,000 रुपए कम कैरी फॉरवर्ड हो गए। कैरी फॉरवर्ड होना मतलब टोटल करके आगे ले जाना, कम हुआ, और एक पेज पे 14,000 ज्यादा हो गए। तो नेट इफेक्ट क्या है, 1,000 रुपए सेल अकाउंट में ज्यादा पोस्ट हो गए। सेल अकाउंट क्रेडिट होता, 1,000 से ज्यादा क्रेडिट हो गया। अभी क्या करूंगा मैं, सेल्स अकाउंट में बनाऊंगा, सेल अकाउंट के डेबिट में अगर एक्सप्लेनेटरी नोट डालना है तो डेबिट कर दूंगा टू रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड पेज 5 एंड 7 1,000। और अगर जर्नल एंट्री करनी है तो फिर क्या करूंगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्या बता, लिखा तो है सेल्स टू सस्पेंस, नहीं एक्सप्लेनेटरी नोट है ना भाई, वन साइडेड एरर अगर आप अकाउंट में जाके कर रहे हो तो एक्सप्लेनेटरी नोट। अच्छा, एक्चुअल में जब आप पोस्टिंग करोगे तो सस्पेंस अगर जर्नल एंट्री के थ्रू हुआ है तो लिखना है, और सस्पेंस के आगे भी एक्सप्लेनेटरी नोट तो डाल ही देना फॉर योर इंफॉर्मेशन। आ रहा है समझ? तो ये वन साइडेड एरर वाले क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे, दोनों तरह से करके आना है, जर्नल एंट्री भी एक बार तो आप पहले ऐसे कर लेना थ्रू अकाउंट बस, और दूसरा आप कर लेना थ्रू सस्पेंस। कल ये आपके लिए होमवर्क है।